हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है चंपारण एजुकेशन क्लासेज में। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन देखेंगे, जिसमें जो पहला लेसन है वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसे लिखने वाले हैं जॉन डॉन। तो सबसे पहले हम जॉन डॉन का जीवनी जानेंगे, अर्थात उनके बारे में जानेंगे, उनकी रचना को जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे, और तब उसके बाद हम जो पोएम का एक एक लाइन है उसे करके पढ़ेंगे। तो हम इस ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर आप कोई कोचिंग क्लासेज या फिर आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लिए हैं, तो भी आप घर पे बैठ के आराम से इन चीज़ों को बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छा ढंग से कर सकते हैं। इस ढंग से कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल 80% प्लस 90% के करीब आप अंग्रेजी में मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। किसी कारणवश जॉन डॉन, किसी कारणवश नहीं बल्कि यह बहुत घुमक्कड़ व्यक्ति थे, घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे जॉन डॉन, और यह बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो यह अपनी महबूबा से अर्थात अपने पत्नी से यह दूर जा रहे हैं, चूँकि घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इनकी पत्नी वहाँ पे उदास हो जाती है और काफ़ी सैड हो जाती है, जिसको बाद में आप देखिएगा कि कई तरीक़ा से कई चीज़ों का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके ये अपने पत्नी को समझाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें है कि ऐसा नहीं है महबूबा, प्यारी महबूबा मेरी पत्नी, कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। बस यह समझो कि जैसे सूरज कल उगा था, फिर डूबा, फिर कल सुबह में निकल गया, उसी प्रकार मैं जा रहा हूँ, फिर वापस लौट के आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पर रह जाऊँगा जहाँ जा रहा हूँ। तो यह एक तरह से देखें तो वियोग वाली कविता है, जहाँ एक पति या फिर कहिए कि प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर हो रहा है, दूर जा रहा है। तो इस टाइप का यह कविता है। तो हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। कौन लिखे हैं इसको? जॉन डॉन। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनके बारे में हम बता दें कि यह जो थे 12 बच्चों के पिता थे। इनके पास 12 संतान थी, और फिर भी घुमक्कड़ स्वभाव यह नहीं छोड़ते थे, काफ़ी घूमते थे। तो इनके बारे में यह कविता है। जॉन डॉन 1572 1631, यानी कहने का मतलब इनका जन्म हुआ 1572 में और इनकी मृत्यु हो गई 1631 में। कुल मिलाकर देखें तो 72 से 1628 साल और 31 साल, कितना हो गया? 59 साल के आसपास यह जीवित रहे थे। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। पायोनियर का मतलब होता है प्रणेता, पथ प्रदर्शक, आगे चलने वाला, यानी यह एक प्रणेता थे, पथ प्रदर्शक थे। अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स, एक नए प्रकार के, लिरिकल मतलब गीतात्मक, एंड सैटिरिकल का मतलब काव्यात्मक गीत का, यानी यह एक नए प्रकार के गीत और व्यंग्यात्मक गीत का प्रणेता थे। पायोनियर का मतलब होता है प्रणेता, पथ प्रदर्शक, आगे चलने वाले। इन्होंने इसका कहने का मतलब है कि इन्होंने एक नए प्रकार का व्यंग या फिर गीत के बारे में लोगों को बताया। कॉल्ड मेटाफिजिकल, जिसे क्या कहा गया? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब दोस्तों होता है आध्यात्मिक, जिसे मेटाफिजिकल कहा गया। यानी कहने का मतलब जॉन डॉन ने एक नए प्रकार का जो लिरिकल और सैटिरिकल वर्स दिया। लिरिकल का मतलब काव्यात्मक और सैटिरिकल का मतलब व्यंग्यात्मक जो वर्स इन्होंने दिया, जो काव्य दिया, कविता दिया, गीत दिया, उसका नाम क्या दिया गया? मेटाफिजिकल। वाज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था इन लंदन, लंदन में, इनटू अ प्रोस्पेरस, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में। देखिए, जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई होता है, सिख होता है, वैसे ही यह रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, मतलब उस समय के जो व्यवसायी थे उनके परिवार में, यानी व्यवसायी के परिवार में हुआ था। जो लोग क्या थे?
रोमन कैथोलिक फैमिली, जो लोग पेशे से व्यवसाय थे, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। व्हेन इंग्लैंड वाज एस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड बिल्कुल कठोर रूप से एंटी कैथोलिक था, यानी इंग्लैंड में उस समय कैथोलिक जो परिवार थे, यानी कैथोलिक जो लोग थे, उनके प्रति एक कड़ा विरोध था। उस समय इनका जन्म हुआ था एक व्यवसायी के परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली में। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। डॉन को छोड़ना पड़ा, क्या जी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देना पड़ा। क्यों? विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी उपाधि के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। चूँकि यह किस जाति से आते थे? कैथोलिक परिवार से थे, इसलिए जाति के कारण उस समय जो इंग्लैंड था उनके काफ़ी विरुद्ध था। किनके विरुद्ध? तो कैथोलिकों के विरुद्ध। तो इसलिए उस समुदाय से होने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना किसी डिग्री के कारण छोड़ देना पड़ा। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, अर्थात कानून की पढ़ाई की। एंड रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन। नेवल का मतलब होता है दोस्तों, नेवल का मतलब होता है नौसेना संबंधित, यानी नौसेना एक्सपेडिशन का मतलब अभ्यास। नौसेना अभ्यास में भी इन्होंने 2 नौसेना अभ्यास में भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबेल, और यह सेक्रेटरी बन गए एक कुलीन शक्तिशाली व्यक्ति का। एक बिल्कुल शक्तिशाली व्यक्ति था, उसका यह सेक्रेटरी बन गए। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिसन फॉर सीक्रेटली मैरिज हिज पैटर्न्स नीस। उनकी जॉब चली गई। ए जॉब ही लॉस्ट मतलब वह नौकरी जिसे उन्होंने खो दिया। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिसन, जब उनको थोड़े समय के लिए जेल में भेज दिया गया। क्यों जेल में भेज दिया गया जी? फॉर सीक्रेटली मैरिज हिज पैटर्न्स नीस, क्योंकि उन्होंने चुपके से शादी कर लिया था। किससे? अपने संरक्षक के भतीजी से, यानी जिसके घर यह रहते थे, जो इनको आश्रय दिया था, जिसके घर यह जॉब करते थे, जिसने इनको संरक्षण दिया था। पैटर्न्स का मतलब होता है संरक्षण, नीस का मतलब भतीजी, उसी के भतीजी से चुपके से शादी कर लिए। बस क्या हुआ? उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा इस कांड के कारण। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। डॉन एक्सेप्टेड, डॉन ने स्वीकार कर लिया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है, मतलब नियुक्त हो गए। इन द एंग्लिकन चर्च, एक चर्च में, कहने का मतलब इनको एक चर्च है एंग्लिकन चर्च, उस चर्च में इनको नियुक्त कर दिया गया। किस लिए जी? तो पादरी के रूप में। जैसे मंदिर में साधु संत होते हैं और मस्जिद में मौलवी होते हैं, गुरुद्वारा में गुरु होते हैं, उसी प्रकार इनको एंग्लिकन चर्च में पादरी के रूप में इनको नियुक्त कर लिया गया। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का सबसे महान उपदेशक बन गए, उपदेश देने लगे, सत्संग करने लगे। इन लव लिरिसिज्म, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन। इन लव लिरिसिज्म, यानी लव के कविता में, लव के गीत में, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन। डॉन ने पूर्णतः तोड़ दिया, ब्रोक का मतलब तोड़ दिया, पूर्णतः कंप्लीटली। क्या तोड़ दिया? तो पेट्राचन परंपरा को। पेट्राचन परंपरा क्या है? तो एक परंपरा है जिसमें 8 लाइन का हम सोनेट कविता लिखते हैं और 8 ही लाइन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को डॉन ने तोड़ दिया। वो 8-8 लाइन के इस कविता में भी आप देखेंगे आगे 5 जो है सोनेट लिखे हैं, 8-8 लाइन के 5, यानी कुल मिलाकर लगभग 40 इसमें लाइन में इस चीज़ को लिखा गया है। तो जो पेट्राचन ट्रेडिशन, जो पहली परंपरा थी, जो 8 लाइन में ही हम पूरे कविता को ख़त्म कर देते थे, जो एक तरह से वो सोनेट होता था, उस परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलिकल टोन, उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग बताया, क्या बताया? एन एक, इंटेलेक्चुअल एंड कोलिकल टोन। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक और कोलिकल टोन का मतलब क्या होता है जी? बोलचाल की भाषा। यानी उन्होंने एक बौद्धिक और बोलचाल की भाषा वाले कविता के बारे में बताया।
इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि यह जो कविता है बाकी बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है और काफ़ी ही आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। हिज लव पोएम्स use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। कह रहे हैं कि वह उपयोग करते थे यानी वह यूज करते थे किसका, लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, साइंस के आधुनिक खोजों का, एंड ज्योग्राफी, भूगोल के आधुनिक खोजों का प्रयोग करते थे अपने कविताओं में। यह आधुनिक साइंस और भूगोल के खोजों का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे जी? टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैसन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। चोट देने के लिए, टू हैमर का मतलब होता है चोट देने के लिए। किस चीज़ पर चोट देने के लिए? तो जो कंबाइन माने जो जुड़ा हुआ था, क्या जो जुनून था, पैसन मतलब जुनून, जुड़ा हुआ जो जुनून था, विद वर्बल यानी मौखिक एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, चीढ़ के लिए, टीचिंग का मतलब होता है चीढ़ के लिए। यानी जो दोनों एक साथ चीज़ें होती थी, जो कंबाइन पैसन था, जो जुड़वा जुनून था, मौखिक और बौद्धिक चीज़ों पर चोट करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए एक प्रकार से वह साइंस और ज्योग्राफी के आधुनिक खोजों का प्रयोग करते थे। डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। डॉन प्रसिद्ध हैं अपने गीत और कविता के लिए, काफ़ी प्रसिद्ध है। सटायर्स एंड एलेजीज, अपने व्यंग के लिए यह प्रसिद्ध है। एंड सेरमॉन्स, यह कविताओं का एक प्रकार होता है। एलेजीज और सेरमॉन्स, इस सब के लिए वह प्रसिद्ध है, व्यंग के लिए भी, अपने कविता के लिए भी, गीत के लिए भी। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, मुख्य रूप से यह जो काव्य अनुभव, काव्य जो अनुभूति होता है उसके लिए, यानी कविताओं के लिए। और किसके लिए? हार्श मैटर्स का मतलब होता है कठोर छंद के लिए। स्ट्रेंड का मतलब होता है तनाव के लिए भी, यानी कि कविताओं में आप कठोर छंद देखेंगे, तनाव देखेंगे। एंड विम्सिकल इमेज, विम्सिकल का मतलब क्या होता है जी? मनमौजी छवि के लिए। कैरेक्टराइजेज यानी मनमौजी छवि को वे मुख्य रूप से दिखाते हैं। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, अपने पूरे के पूरे काव्यात्मक रचना में क्या मिलता है जी? पोएटिक फीलिंग मिलता है, हार्श मैटर्स यानी कठोर छंद मिलता है, स्ट्रेंड यानी तनाव मिलता है एक तरह से, और मनमौजी छवि इनके कविताओं का मुख्य अंग रहता है। तो आइए दोस्तों हम एक एक करके लाइन बाय लाइन हम इसका अर्थ जानेंगे। इसमें है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए कवि कितना चालाक है, यानी जॉन डॉन कितना चालाक है कि वो जा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, वियरनेस का मतलब होता है थक जाना, इसलिए कि मैं, दी का मतलब तुझसे, या प्राचीन जो एंशियंट इंग्लिश है उसमें ये सारी चीज़ों का यूज किया जाता था। तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, प्यारी महबूबा मैं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ। तो अक्सर लोग प्रेम में भी उब जाते हैं, तो यह बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो मेरी प्यारी महबूबा कि मैं तुमसे थक गया हूँ, तुमसे उब गया हूँ, इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। आगे बताते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉर मतलब ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया में मुझे दिखाई देगा, सो मतलब दिखाई देना, वर्ल्ड मतलब संसार, ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया में मुझे दिखाई देगा, ए फीटर लव फॉर मी, तुमसे बेहतर मुझे प्रेम। यानी कह रहे हैं कि प्रिय महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, तुमसे उब कर मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, और ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया में तुझसे बेहतर मुझे प्रेम मिलेगा। उनके महबूबा को लग रहा है कि शायद जॉन डॉन मुझसे उब गए हैं इसलिए मुझसे दूर जा रहे हैं। तो वे समझाते हैं कि नहीं, तुमसे बेहतर प्रेम मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और यह नहीं है कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूँ,
तुमसे थक गया हूँ, ऊब गया हूँ, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, और ना ही इस आशा में कि तुमसे बेहतर प्रेम दुनिया में मुझे मिलेगा। But since that I must die at last, it is best to use myself in jest. But since that I, लेकिन चूंकि कि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, अंत अंत में तो मरना है भाई, सबको मरना है। देखिए कितना अच्छा ढंग से समझा रहे हैं कि चूंकि मुझे अंत अंत में यानी अंत तक तो मुझे मरना ही है, इट इज बेस्ट, तो अच्छा है टू यूज माई सेल्फ जेस्ट, कि मैं, जेस्ट का मतलब होता है खुशी, हंसी खुशी में मरूं, हंसते हंसते मरूं, मतलब बिल्कुल अच्छा ढंग से मरूं। कह रहे हैं कि चूंकि मुझे अंत अंत में मरना ही है, मैं मर ही जाऊंगा, तो अच्छा है कि क्यों ना बिल्कुल अच्छे ढंग से मरूं, मतलब मौज करते हुए खुशी में मरूं। तो बता रहे हैं कि चूंकि अंत में मुझे मरना ही है, तो अच्छा है कि मैं हंसी खुशी में मरूं, अच्छा से मरूं। दस बाई फेंड डेथ टू डाई, इसलिए क्या करो जी, नाटक करो मरने का। क्या करो जी, नाटक करो, मैं नाटक करता हूँ मरने का। मतलब वह चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपने प्रेमिका से कि देखो एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊँगा, तो उस समय मैं मरूंगा तो एट वंस तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, अचानक से तुम्हें बहुत दुख होगी, तो ऐसा मान के चलो कि हम नाटक करते हैं मरने का, कि मैं मर जाता हूँ, और यह नाटक जब अभी से हम करेंगे तो बाद में तकलीफ कम होगी। यानी वे बता रहे हैं कि फिर यह क्या है, मरने का नाटक है, नाटक है, यानी मैं मरने का नाटक करता हूँ। तो बता रहे हैं कि चूंकि अंत अंत में मुझे मर ही जाना है, तो अच्छा है कि हंसी खुशी में मरूं। तो यह समझो, एक तरह से यह समझो कि मैं मर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक मजाक में। इससे क्या होगा कि जब मैं सच में मर जाऊंगा तो तुम्हारा तकलीफ कम होगा, उस समय तुम्हें कम कष्ट होगा, कम दुख मिलेगा। तो यह समझो कि हम नाटक करते हैं मरने का। फिर आगे बताते हैं, देखिए कितना बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं कि अभी से ही नाटक करते हैं कि बाद में तकलीफ ही कम होगी। अभी से जब आप अभ्यास किए रहेंगे, उस चीज़ को माने रहेंगे, इस नाटक को खेले रहेंगे, तो आगे जाके कम तकलीफ होगी। फिर आगे समझाते हैं, स्टर नाइट द सन्नी वेंट हैंस। स्टर नाइट का मतलब होता है कल रात, द सन्नी वेंट हैंस, सूरज चला गया था। सन्नी का मतलब सूरज, सूर्य भगवान, यानी कल सूरज चला गया था। एंड एट इज हेयर टूडे, और आज वह फिर से यहाँ है। बता रहे हैं कि आज वह फिर से वहाँ है, यहाँ है। ही हैथ, हैज को हैथ बोला गया है यहाँ पर। हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है। नॉर सेंस, ना ही इतनी समझ है हमारी तरह। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसे के पास मेरे जैसा छोटा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए मुझे डराओ मत, मुझे उदास मत करो। बट बिलीव डेट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, बल्कि विश्वास करो कि मैं अपनी यात्रा को जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा। स्पीडर जर्नी का मतलब जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा। सिंस आई टेक, मैं उससे जल्दी कोशिश करूँगा, उससे जल्दी अपनी यात्रा पूरा करूँ। बताते हैं कि देखो सूर्य भी है, कल रात को डूब चुका था, कल मतलब डूब चुका था, फिर आज से दिखाई दे रहा है, तो उसके पास कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई चाहत है, ना ही कोई सेंस है, बुद्धि है। फिर भी वह आज है, तो मेरे पास तो मेरा है, मेरा रास्ता है, मेरा सब कुछ है। उसके जितना मेरा लंबा रास्ता भी नहीं है, उससे छोटा मेरा रास्ता है, शॉर्ट अवे। इसलिए मुझे डराओ मत, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी यात्रा पूरी करूँ। मोर विंग्स एंड स्पोर्स देन ही, मेरे पास पंख है, एंड स्पर्श उत्साह है, उमंग है, देन ही उससे उसकी अपेक्षा, यानी सूरज का अपेक्षा मेरे पास पंख भी है, मेरे पास उत्साह भी है, उमंग भी है, आने का अर्थ भी है, आने का कारण भी है। लेकिन उसका तो कोई कारण नहीं था, फिर भी वो आया। कौन जी? सूरज। लेकिन मेरे पास तो मेरा कारण है, तुम हो, एक उमंग है, एक खुशी है। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा पूरा करूँगा और आऊँगा, चिंतित होने की बात नहीं है।
आगे क्या बता रहे हैं? ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। ओ मानव का शक्ति भी कितना दुर्बल है। फीबल का मतलब होता है दुर्बल। मानव की शक्ति भी कितनी दुर्बल है। क्यों बता रहे हैं ऐसी बातें जी? क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें जॉन डॉन? डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर हमारे पास खुशियों का क्षण होता है, अच्छे भाग होते हैं, यानी कह रहे हैं कि मानव कितना कमज़ोर है, कितना दुर्बल है कि यदि हमारे पास अच्छे पल होते हैं, अच्छे भाग होते हैं, कांट एड इन उदर आवर, तो उसमें हम एक घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं, एक दूसरा घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास खुशियों का पल है, खुशियों का क्षण है, खुशियों का भाग है, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग, तो हम उसमें एक घंटा भी नहीं बढ़ा सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही खोए हुए एक घंटा को हम मतलब एक घंटा को हम वापस भी नहीं ला सकते हैं। कहने का मतलब जब हमारे पास अच्छे समय होते हैं तो हम उसमें बढ़ा नहीं सकते हैं, ना ही एक घंटा जो बीत गया उसको वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब हमारे पास बैड चांस होता है, यानी दुर्भाग्य होता है, अच्छे पल नहीं होते हैं, अच्छे पल नहीं होते हैं, एंड वी जोइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। जोइन का मतलब हम जोड़ देते हैं, वी मतलब हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी जोर लगा देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इसके कलाकारी को सिखाते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। इसके लंबाई को, कहने का मतलब जब अच्छा पल होता है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, खोए हुए वापस पल को ला नहीं सकते हैं, लेकिन जब वहीं बुरा क्षण होता है तो हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्या करते हैं? इसके लंबाई को बढ़ा देते हैं, उस दुख के पल को बढ़ा देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि अच्छे पल हमें याद नहीं रहते, लेकिन बुरे पल हमें पूरा का पूरा याद रहता है। आप ज़िंदगी में कभी दुख कष्ट भोगे होंगे तो आपको पता होगा कि आप उस कष्ट को नहीं भूल पाते हैं, लेकिन सुख के क्षण हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जॉन डॉन ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखो प्रिय महबूबा, हमने एक साथ बहुत अच्छे पलों को गुजारा है, उसे तो कम से कम याद रखो। सिर्फ इस पल को क्यों याद रखना, मैं अभी जा रहा हूँ, तुमसे बिछड़ रहा हूँ, इस दुख को याद कर रही हो, लेकिन हमने जो एक साथ बहुत अच्छा पल बहुत लंबा समय तक बिताया है उसे तो कम से कम याद रखो। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और ये हमारे ऊपर क्या हो जाता है जी? हावी हो जाता है। हमारे ऊपर क्या होता है जी? हावी हो जाता है, यही बुरा पल, यही बुरा क्षण। आगे कहते हैं, वेन दाउ सीस्ट नट विंडे, कि जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारी सिसक से हवा नहीं निकलती। मतलब और जो हम बोलते हैं या रोते हैं तो हवा निकलती है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वेन दाउ सिस्ट नॉट विंडे, कि जब तुम सिसकती हो तो उससे हवा नहीं बहता, बट सिस्ट माई सोल अवे, बल्कि उससे मेरा आत्मा निकलता है, आत्मा दूर होता है। यानी जब तुम निकलती हो, जब तुम सिसकती हो, और सिसकने के जब दौरान जब तुम्हारे मुंह से हवा निकलता है, वह हवा नहीं बल्कि मेरा आत्मा होता है। कितना बेहतर ढंग से समझा रहे हैं और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सिसको मत, जब तुम सिसकती हो तो वह हवा नहीं बहता, यानी सिसकने के दौरान जो हवा निकलती है मुंह से वह हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा होती है। वेन दाउ पेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डथ डिके, कि जब तुम रोती हो इस ढंग से, माई लाइफ ब्लड डथ डिके, तो मेरा खून बहता है। माई लाइफ ब्लड डथ डिके, यानी जब तुम रोती हो इस ढंग से रोती हो तो मेरा खून बहता है। एक तरह से तुम रोती हो, तुम्हारे आंसू गिरते हैं तो वह तुम्हारे आंसू नहीं गिरते बल्कि मेरे खून होते हैं। वह आंखों से जो आंसू गिरता है रोते समय, वह तुम्हारे आंखों का आंसू नहीं होता बल्कि मेरा खून होता है। वह आंखों से मेरा खून गिरता है। इट कांट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसा तुम कहती हो उतना ही तुम उससे प्यार करती हो। अगर ऐसा रहता तुम मुझसे प्यार करती हो जितना कि तुम कहती हो, तो तुम नहीं सिसकती, तुम नहीं रोती, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो क्या तुम मेरा आत्मा बाहर निकालने के बारे में सोचती?
मेरे खून को बहाने के बारे में सोचती? नहीं ना सोचती। इसलिए कि अगर तुम जितना कहती हो, अगर उतना ही प्यार करती, तो तुम नहीं चाहती कि मेरा आत्मा तुम्हारे से दूर हो, मेरा खून बहे। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, कह रहे हैं कि इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, कि मेरी जिंदगी अगर तुम्हारे अंदर मेरा, तुम जीवन क्या करती हो, बर्बाद करती हो, यानी तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है, इफ इन दाइन माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ जो तुम्हारे अंदर है, द वेस्ट, तुम बर्बाद करती हो। कहने का मतलब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है, हम दो जिस्म एक जान है और मेरी जान तुम्हारे अंदर है। और इस तरह से जब तुम रोती हो, सिसकती हो, तुम मुझे क्या करती हो, बर्बाद करती हो, मेरी आत्मा बर्बाद करती हो, मेरा खून बर्बाद करती हो। Thou art the best of me, और यह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। Let not thy divining heart for think me any ill, तुम अपने पवित्र दिल को मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो। यानी कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि तुम अपने पवित्र दिल से, उस अच्छे दिल से जिसमें मेरे लिए प्यार है, उस दिल में किसी भी तरह का कोई भी बुराई, कोई भी गलत चीज मेरे बारे में मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कहीं ऐसा ना हो, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, भाग्य भी तुम्हारा पक्ष ले ले, यानी साथ दे दे। तुम रो रही हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, मैं लौट के ही ना आऊं। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो डर है वह पूरा हो जाए। यानी जो तुम डर रही हो मेरे जाने से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, तुम्हारा जो डर है पूरा हो जाए। बट थिंक डैट वी, बल्कि यह सोचो कि हम आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, कि हम सोए हुए हैं और करवट बदल लिए हैं। यानी हम एक साथ सोए हुए हैं और क्या हुआ, हम दोनों बस करवट बदल लिए हैं। दे हु वन एनोदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वे जो एक दूसरे को रखते हैं जिंदा, एक दूसरे को रखते हैं अलाइव का मतलब जिंदा, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी भी अलग, नेवर पार्टेड भी, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब जो एक दूसरे को दिल में याद रखते हैं वह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम रो मत, मैं लौट के आऊँगा, हम दोनों एक दूसरे के दिल में जिंदा रहेंगे, याद रहेंगे, तो फिर हम लौट के आएंगे।